फिजिक्स 7 का डिस्कस कर रहे थे, फ्लूइड डायनामिक्स जो कि है। इसका लास्ट में हमने टॉपिक डिस्कस किया था टॉपिक 6.1। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 6.1 जिसका नाम है टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी को डिस्कस करने के लिए थोड़ी सी बातें जो हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस की थी वो आगे दफ़ा रिकॉल कर लें कि जिसमें हमने डिस्कस किया था ड्रैग फोर्स के हवाले से और हमने साथ डिस्कस किया था किसके हवाले से, विस्कोसिटी के हवाले से, ठीक है। और स्ट्रोक्स लॉ हमने डिस्कस किया था। तो आज हमने स्ट्रोक्स लॉ को ही इस्तेमाल करना है जो कि हमने लास्ट में किया था। अगर आपको वो टॉपिक चाहिए तो आप पिछली वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं। तो आज हमने टर्मिनल वेलोसिटी को डिस्कस करना है कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या चीज़ होती है। अब टर्मिनल वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पहले हम एक कंसीडर कर लेते हैं। मेरे पास एक फ्लूइड है, सपोज ये एयर है और ये एयर के कुछ पार्टिकल्स हैं कि जिसके अंदर मैं एक छोटा सा सफ़ेद ले रहा हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि सफ़ेद शेप का है। क्यों सफ़ेद लिया? क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्ट्रोक्स लॉ हमने डिस्कस करना है, उसको यूज़ करते हुए हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यूज। तो स्ट्रोक्स लॉ सिर्फ किसके लिए लगता है? ऐसे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि सफ़ेद की शेप के होते हैं। तो मेरे पास एक सफ़ेद की शेप की बॉडी है और ये कर दिया कि इसको हमने फ्लूइड के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब फ्लूइड के अंदर डाला है, अगर फर्स्ट किया कि अंडर डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी को देखें तो जाहिर सी बात है कि ये करेगा डाउनवर्ड मूव करेगा और इसमें एक फोर्स देगी जो कि क्या होती है W = mg के बराबर। ये एक फोर्स देगी जिसकी वजह से क्या करेगा डाउनवर्ड मूव करेगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फ्लूइड के अंदर डालेंगे तो उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगती है जिसको कहते हैं ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप एक टैंक है, टैंक के अंदर आपने एक ऑब्जेक्ट ऐसे अंदर फॉल किया तो जब टैंक के अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके अंदर वाटर है, कोई भी फ्लूइड है तो क्या करेगा वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा होगा। अलबत्ता उसी टाइम उसमें एक ड्रैग फोर्स एक्ट करनी होगी जो उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करने की कोशिश करेगी, आसान अल्फाज में उसको रोकने की कोशिश करेगी, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगी। तो इसका मतलब है इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स जो कि ड्रैग फोर्स है वो ऊपर की जानिब मूव करेगी जिसको हम एक रिस्ट्रिक्टिव फोर्स का नाम देंगे या रिटार्डिंग फोर्स का नाम देंगे। और बेसिकली ड्रैग फोर्स का काम क्या होगा? इसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब क्या करोगे? जैसे ऊपर से आप फेंकोगे तो क्या होगा कि शुरू में इसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। जैसे जैसे नीचे जाएगा इसकी स्पीड क्या होती रहेगी? बढ़ती जाएगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंकता है तो जमीन के नजदीक जाके उसकी स्पीड जो है थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। अच्छा, अब क्या करेगा? जाहिर सी बात है ऊपर से नीचे गिरेगा तो जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स भी क्या होना शुरू हो जाएगी? बढ़ना शुरू हो जाएगी। जब इसकी स्पीड बढ़ने से ड्रैग फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एक वक्त ऐसा आएगा कि इस ड्रैग फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? वेट के इक्वल हो जाएगी। यानी जितनी फोर्स इस पे वेट नीचे की जानिब लगा रहा है उतनी ही फोर्स क्या होगी? इस पे ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी। क्योंकि शुरू में ड्रैग फोर्स 0 होगी जब हमने भी फेंका नहीं, मगर जैसे ही फेंकेंगे उसकी वेलोसिटी के फैक्टर की वजह से ड्रैग फोर्स इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि जिस टाइम ड्रैग फोर्स बराबर हो जाएगी किसके? वेट ऑफ द बॉडी के बराबर हो जाएगी। उस टाइम क्या होगा? ड्रैग फोर्स वेट को कैंसिल आउट कर देगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड मगर डायरेक्शन में ऑपोजिट लग रही हो तो ऐसी दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसका मतलब है जब इस पे ड्रैग फोर्स और वेट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा तो इसमें प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। क्यों भला? क्योंकि नेट फोर्स क्या हो गई है? 0 हो गई है एक दूसरे को कैंसिल आउट होने की वजह से, ठीक है। किस कंडीशन में? जब ड्रैग फोर्स बराबर हो जाएगी इसके वेट। अब जब नेट फोर्स 0 होगी है तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इक्वल क्या होता है? ma के बराबर होता है। तो इसका मतलब है कि अगर नेट फोर्स जो है क्या हो गई है? नेट फोर्स अगर 0 हो गई है तो इसका मतलब जब यहाँ पे 0 पुट करोगे तो मैच तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है नेट फोर्स के 0 होने की वजह से एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? इसमें 0 होगा। याद रखना जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन 0 हो जाए और वो बॉडी मूव कर रही हो तो बेसिकली उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही होती है। यानी इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इन चेंज नहीं हो रही। क्योंकि अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो हम क्या कहते हैं उसको? उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी उसकी क्या है? कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को तब क्या कहेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी। बात समझ आ गई? टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या है? जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट के को फ्लूइड के अंदर डालो और फ्लूइड के अंदर डालने की वजह से उसमें वेट ड्रैग फोर्स को कैंसिल करे, ड्रैग फोर्स की वजह से और वेट की वजह से फोर्स के कैंसिल होने की वजह से नेट फोर्स 0 हो जाए, नेट फोर्स के कोरस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन 0 हो जाए, वेलोसिटी क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए। तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या कहेंगे? टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या करनी है? टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अगर इसमें नेट फोर्स निकालनी हो तो जाहिर सी बात है बॉडी नीचे की जानिब जा रही है तो ज्यादा फोर्स कौन सी होगी? वेट। कम फोर्स कौन सी होगी? ड्रैग फोर्स। तो हम क्या करेंगे? वेट में से ड्रैग फोर्स को माइनस कर देंगे तो नेट फोर्स आ जाएगी। तो लिख लेते हैं कि F नेट जो है वो मेरे पास क्या है? वेट माइनस ड्रैग फोर्स।
ठीक है, क्योंकि नेट फोर्स निकालने का तरीका होता है एक को पॉजिटिव लेते हो और दूसरे को नेगेटिव लेते हो। तो जो सी फोर्स ज्यादा होती है उसको हमेशा पॉजिटिव दिया जाता है, जो फोर्स कम होती है उसको नेगेटिव दिया जाता है। क्योंकि बॉडी नीचे की जानिब जा रही है तो जाहिर सी बात है वेट ज्यादा है और नेट फोर्स क्या है इसमें, सॉरी डायरेक्ट फोर्स क्या है इसमें, कम। अब क्या है, नेट फोर्स क्या आ गई, W माइनस एफ आ गई। अब नेट फोर्स ही जगह क्या लिख लेंगे, 0 लिखेंगे। जब क्या होगा, डायरेक्ट फोर्स बराबर हो जाएगी किसके, वेट के, तब हम नेट फोर्स 0 है जिसका मैंने आपको समझा दिया, दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जब नेट फोर्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, W माइनस एफ बन जाएगा। एफ से जाके प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा एफ डी इक्वल क्या आ जाएगा, W। यानी आसान अल्फाज में डायरेक्ट फोर्स किसके बराबर आ गया, वेट के बराबर आ गया। अब हमने जो वैल्यूज पढ़ी थी उसको लिख लेते हैं। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि डायरेक्ट फोर्स क्या होती है, स्टोक्स लॉ के मुताबिक 6 बाई ईटा आर वी के बराबर होती है और W किसके बराबर होता है, वेट बराबर होता है m इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में mg के बराबर होता है। अब हमने यहाँ से v जो है इसका छोटा v लिख लेंगे, v को लिख लेंगे क्योंकि हमने कंडीशन लगा ली है। तो ये क्या बन गई मेरे पास, टर्मिनल वेलोसिटी बन गई। अब टर्मिनल वेलोसिटी में निकालनी है तो ये सारा फैक्टर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने से पहले मैं थोड़ा सा मैथ्स को कैलकुलेट कर लेता हूँ। मेरे पास एक मैथ्स जनरल टर्म, इसको जनरली टर्म में लाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि हर ड्रॉपलेट का मैथ्स निकालना आसान नहीं होता, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि इसको किसी ऐसे तरीके से कैलकुलेट करें कि जिसमें हमारे पास जनरल टर्म्स आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मैथ्स को जरा जनरलाइज कर देंगे। तो क्या हम जानते हैं कि मैथ्स जो है निकालने के लिए डेंसिटी का फार्मूला लगाएंगे, जो क्या होता है मास ओवर वॉल्यूम होता है। तो मास निकाल सकते हैं यहाँ से, तो ये बन जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से वॉल्यूम निकालना आसान है, क्यों भला, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने स्टोक्स लॉ लगाया और स्टोक्स लॉ के लिए हमेशा सफेयर होना चाहिए। और हम जानते हैं किसी भी स्फीयर का अगर आपने वॉल्यूम निकालना है तो उसका वॉल्यूम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, फार्मूला हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है जब हमने किसी भी सफेयर का वॉल्यूम निकालना होता है। तो इस वॉल्यूम को क्या करेंगे, किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम की जगह क्या लिख लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल क्या आ जाएगा मास। इस मास की वैल्यू उठा के किसी इक्वेशन में पुट कर दो, किसी इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी 6 पाई ईटा आर वी, छोटा सा लिख लेंगे और मास की जगह क्या लिखेंगे, जो वैल्यू निकाली है डेंसिटी मल्टीप्लाई 4/3 और साथ क्या है पाई और साथ आर क्यूब और साथ क्या आ जाएगा जी आ जाएगा। यानी मास की वैल्यू पूरी लिख ली, निकाली थी और साथ हमने जी लिख लिया। अब निकालना हमें क्या था, वेलोसिटी। तो पहले देखो दोनों जो सेम है वो कैंसिल कर दो। तो यहाँ पे क्या था, पाई था और यहाँ पे पाई था, कैंसिल हो गया। यहाँ पे एक रेडियस था, यहाँ पे 3 रेडियस थे, यहाँ कितने बच गए 2 बच गए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 2 से कैंसिल और यहाँ पे 2 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी अब 3 ईटा बीटी और इधर क्या बन जाएगा 2 ऊपर वाला, साथ डेंसिटी है और साथ क्या है आर स्क्वायर है और साथ जी और डिवाइड में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, 3 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये बन जाएगा बीटी इक्वल टू डेंसिटी आर स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 3 से जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 9, इधर मल्टीप्लाई है जाके डिवाइड होके मल्टीप्लाई होगा और ईटा इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, टर्मिनल वेलोसिटी बन गई मेरे पास फार्मूला 2 डेंसिटी आर का स्क्वायर जी और नीचे क्या आ जाएगा 9 इनटू विस्कोसिटी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि टर्मिनल वेलोसिटी इनवर्स रिलेशन के साथ है किसके, ईटा के। यानी आसान अल्फाज में अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। अगर आप मिसाल के तौर पे हनी है, हनी के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को डालोगे तो क्या करेगा, वो कम स्पीड के साथ मूव करेगा, ठीक है। इसी तरह अगर क्या है विस्कोसिटी कम है लाइक वाटर है तो जाहिर सी बात है उसमें जब आप क्या करोगे मूव करोगे तो आपकी स्पीड आसानी से ज्यादा हो सकती है। सेकंड टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली, अच्छा इस केस में हम लोग वाले फैक्टर को कांस्टेंट रखा, ईटा के साथ इनवर्स रिलेशन निकाला। इसी तरह टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है आर स्क्वायर के साथ। अब आर स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस तरह है, जाहिर सी बात अगर आप रेडियस बढ़ाओगे तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर क्या करोगे स्पीड क्या नाम है रेडियस कम करोगे तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, डायरेक्ट रिलेशन आ गया। इस तरह इसको डेंसिटी को आप मास और वॉल्यूम लिख सकते हो। तो मास और वॉल्यूम से अगर देखा जाए मास की वैल्यू पुट करोगे तो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास। मास बढ़ाओगे टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ जाएगी, मास कम करोगे टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाएगी। इसी चैप्टर का एक्सरसाइज का सवाल है कि जिसमें उसने एक सवाल पूछा है कि व्हाई फोक ड्रॉपलेट इज सस्पेंडेड इन एयर, यानी हमें ऐसा क्यों फील होता है कि फोक ड्रॉपलेट जो है वो सस्पेंड हुआ है एयर में। इस वजह से क्योंकि उसका मास कम होता है, तो मास कम होता है तो उसकी स्पीड क्या होती है कम होती है। जब उसकी स्पीड कम है तो ऑटोमेटिकली हम क्या कहेंगे उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, वैसे ऐसे फील होगा जैसे क्या है वो
हवा में रुका है, वैसे मूव कर रहा होता है मगर इतनी कम स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है नीचे की जाने कि हमें ऐसे फील होता है कि जैसे वो क्या है हवा में सस्पेंड हुआ है। तो ये आपका टॉपिक था आज टर्मिनल वेलोसिटी का, जिसमें हमने रिलेशन निकाला टर्मिनल वेलोसिटी का और हमने कुछ फैक्टर्स देखे जो कि एमसीक्यूज में और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। और टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन हमने की, जिसमें हमने डिस्कस किया कि अगर टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो क्या होती है कि जब नेट फोर्स 0 हो जाए तो उसमें लगने वाली फोर्स जब 0 हो जाती है तो कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक आएगा 6.3। तो अगर आपको ये टॉपिक में कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल इस हवाले से पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।